नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे थे तृतीय वर्ष कला और प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास। और मैंने आपको बताया था कि जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ और अंग्रेज यानी ब्रिटिश हुकूमत अपने साम्राज्यवादी नीति की तरफ अग्रसर होने लगी, न केवल अग्रसर होने लगी बल्कि उसमें उन्होंने एक स्थायित्व रूप देने की कोशिश की। और उस स्थायित्व में जो सबसे बड़ा प्रारंभिक स्थिति में यानी 1850 से पहले 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो सबसे बड़ी चुनौती मिली उनको ब्रिटिश साम्राज्य से मिली, और माफ़ करिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य को सिख साम्राज्य से मिली। और ये जो सिख साम्राज्य की चुनौती थी वो रणजीत सिंह के नेतृत्व में दी गई। एक अलग पहचान, एक राजनीतिक पहचान, एक सैनिक सुदृढ़ता, एक आर्थिक प्रबलता रणजीत सिंह ने सिखों को दी। प्रथम सिख युद्ध हुआ और प्रथम सिख के बाद में, जैसा हमने पहले पुराने अध्याय में, मेरे पहले पुराने जो थे उसमें आपने किया भी है हमने अध्यापन। और तदुपरांत लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई, और मैंने जब आपको जिक्र किया था तो कि लाहौर की संधि मार्च 1846 और उसी के समानांतर आगे चलकर कालांतर में भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 में करनी पड़ी। ये जो दोनों संधियां थी ये ही द्वितीय सिख युद्ध के कारण हो गए। जैसा कि हम विश्व युद्ध में पढ़ते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद में वर्साई की संधि हुई, और फिर 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध देखने को मिलता है, उससे भी भयावह स्थिति में। तब जाकर इतिहासकार उस संपूर्ण इतिहास और घटनाओं का अध्ययन करके उस इतिहासकार को अपनी कलम से लिखना पड़ता है कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच विद्यमान थे। ठीक इसी तरीके से लाहौर की संधि में द्वितीय सिख युद्ध के बीच विद्यमान थे। जो लाहौर की संधि की घटनाएं हुई, जो लाहौर संधि की धाराएं थी, वही द्वितीय सिख युद्ध के कारण थे। मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। पंजाब के सिख राज्य में सतलज नदी के दक्षिण प्रदेशों पर अपना अधिकार त्याग दिया। पहला बिंदु यह हुआ कि उन्होंने अपना अधिकार त्याग लिया सतलज के नीचे दक्षिण में, लेकिन सतलज के उत्तर के कई भाग, जिस तरीके से जालंधर, दोआब और इसके कई बीच के भाग थे, उन पर से भी सिखों का अधिकार हटा दिया। यानी जो उत्पादकीय क्षेत्र थे सतलज के थोड़ा सा ऊपर की तरफ या सतलज के जुड़े हुए, उन पर भी अधिकार त्यागना पड़ा। दक्षिण में तो पूर्ण त्यागना पड़ा, और उत्तर के जो उत्पादकीय क्षेत्र थे वहां पर भी उनको त्याग पड़ना पड़ा। और दिलीप सिंह को राजा बना दिया गया, रानी जिंदन को उसका संरक्षक बना दिया गया, अल्पवयस्क थे दिलीप सिंह, उनको बना दिया गया। इसके साथ ही साथ 1.5 करोड़ रुपया का रुद्र का हरजाना प्रथम युद्ध का ब्रिटिश साम्राज्य ने उसके ऊपर लगाया, पंजाब के ऊपर लगाया, और 50 लाख रुपए पंजाब राज्य को तुरंत नगद के रूप में दिया गया। और 1 करोड़ के बदले में हजारा और कश्मीर का जो बहुत उत्पादकीय क्षेत्र था उत्तर भारत का, मैं कश्मीर उन सब करूँ, जब अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं और उस अखंड भारत की कल्पना के बीच में कितना उत्पादन रहता है, अब हम सोच सकते हैं कि 700 800 200 साल पहले कितना समृद्ध था वो उत्पाद के दृष्टि से, प्राकृतिक उत्पाद की दृष्टि से। तो वो सारा का क्षेत्र, उसका राजस्व हजारा और कश्मीर का ब्रिटिश को देना पड़ा, यानी कंपनी को सौंपना पड़ा। दिलीप सिंह को राजा बनाया, रानी जिंदल को संरक्षक बनाया, और लाल सिंह जो थे उनको वजीर बना दिया गया। पंजाब राज्य ने कंपनी के स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपियन या दूसरी अमेरिकन या कोई भी ना तो कंपनी कर सकते हैं पंजाब राज्य, और ना ही किसी से राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। युद्ध का हर्जाना ले लिया, सीमाएं निश्चित कर दी, और साथ में आपकी विदेश नीति को भी पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया गया। यानी ब्रिटिश कंपनी के बगैर में कोई भी पंजाब किसी भी बाहरी क्षेत्र से या बाहरी शक्ति से, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उनसे समझौता नहीं कर सकता या किसी प्रकार के संपर्क या संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा जो था, कंपनी की सेना को पंजाब का एक भाग रखना पड़ेगा और वहाँ पर एक रेजिडेंस रखना पड़ेगा, और उसकी सेना का जो खर्चा था वो पंजाब सरकार देगी। और साथ ही साथ यदि पंजाब दरबार कोई महत्वपूर्ण कार्य पर निर्णय लेता है या महत्वपूर्ण कार्य की मीटिंग रखता है तो वो रेजिडेंट उस मीटिंग का पदेन सदस्य होगा।
वह स्वतः ही वहाँ पर आकर बैठ जाएगा या सिख साम्राज्य विवश हो जाएंगे कि उसको बुलाया जाए। अक्टूबर 1846 में इस प्रकार मैं एक बार पुनः संक्षिप्त में बताता हूँ। सतलज नदी को सीमाओं का बना दिया गया, 1.5 करोड़ रुपए दिया गया, 50 लाख नगद दिए गए, 1 करोड़ के बदले 1000 और कश्मीर का भाग सीमा कर दिया गया। सतलज और व्यास के बीच का दोआब का और जालंधर का कुछ भाग है, उस पर दिलीप सिंह का अधिकार समाप्त किया गया। दिलीप सिंह को महाराजा बना दिया गया, लाल सिंह को वजीर बना दिया गया। पंजाब राज्य में उनकी विदेश नीति को संरक्षित कर दिया गया। ये मुख्य बिंदु थे और अक्टूबर 1846 में ये हुआ तक ये चलता रहा। अक्टूबर 1886 में कश्मीर के जो ऊपर का भाग था, जो हमने बताया था आपको हरजाना, ये वहीं के एक शासक डोगरा राजपूत गुलाब सिंह, इसको भेज दिया गया। लाल सिंह ने ये सोचा कि मुझे वजीर बनाया गया है और अंग्रेज गुलाब सिंह जो कश्मीर वाले हैं उनका हृदय जीत रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक परिवर्तन किया। और परिवर्तन ये किया कि लाल सिंह को उग्रता दिलाई। लाल सिंह ने जैसे ही उग्रता दिलाने की कोशिश की और रानी जिंदल ने उस उग्रता को सहमति प्रकट की कि हाँ नहीं, ब्रिटेन कुछ विद्रोह कराया जाए, तो यहाँ पर कश्मीर के गवर्नर इमामुद्दीन थे, उनके माध्यम से ये विद्रोह कराया गया। ब्रिटिश इसी इंतजार में थे, कंपनी इसी इंतजार में थी। ब्रिटिश ने या कंपनी ने इसका दोषी लाल सिंह को ठहराया, साथ ही रानी जिंदन को ठहराया और तुरंत पंजाब में जो पैदा हुई अराजकता का इन दोनों को जो है नकारात्मक श्रेय देते हुए एक नई संधि कर ली, जो दिसंबर 1846 में हुई, वो भेरुवाल की संधि की। ये भेरुवाल की संधि उस संधि का बहुत पॉलिश्ड रूप है या रिफाइन रूप है। और कैसे है? महाराजा दिलीप सिंह को वैक्स होने तक पंजाब राज्य का राज्य तो मान लिया गया, लेकिन एक परिषद बना दी गई, उसके अधीन वो रहेंगे। अंग्रेज रेजिडेंट जो थे उस परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। लाल सिंह जो थे, उन रानी जिंदन को प्रशासनिक बिल्कुल अधिकार बिल्कुल बंद कर दिया गया, उनसे बिल्कुल बदिया कर दिया गया और लाल सिंह को बनारस भेज दिया गया। कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया और कंपनी ने इसके लिए 22 लाख रुपए मांगे और पंजाब ने इसको देना तय किया। अब आप देखिए, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी त्रुटि, वो भी परिस्थितियां पैदा कर अंग्रेजों ने कराई लाल सिंह और रानी जिंदन से, और उसका लाभ घटनाओं के बाद स्वयं अंग्रेज उठा रहे हैं। कितनी बड़ी राजनीतिक दूरदर्शिता है और हमारी कितनी राजनीतिक नासमझी है कि जिस कार्य को करने के लिए हमारे पास में समुचित उपयोग अधिकार नहीं है, समुचित समर्थता नहीं है, उस कार्य को हम छेड़ देते हैं और उसके बाद में हमें आर्थिक और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है और आर्थिक और राजनीतिक नुकसान का सीधा सा भारत की प्रजा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इतनी विचित्र सी स्थिति उस समय की हो गई। और अब जब ये सारी भेरुवाल की संधि हुई और उसमें रिफाइंड रूप सामने आया, तो ये मान कीजिए कि कम जो सिख साम्राज्य की 2/3 भूमि थी, अगर परिणाम की बात करें तो 2/3 भूमि जो है अधिकार में चली गई ब्रिटिश साम्राज्य के। पहला परिणाम सीधा सा आया, कश्मीर में एक पृथक डोगरा राज्य की स्थापना कर दी गई। ये भी एक सामने निभाया क्योंकि उन्होंने गुलाब सिंह को दे दिया था वो प्रदेश। और तीसरा ये था कि सिख सेना को अत्यधिक रूप से कमज़ोर कर दिया गया, क्योंकि सिख सेना में के जो साधन थे या सिख सेना के थे, वहाँ पर ब्रिटिश कंपनी की सेना रखी जाती थी और उन साधनों का उपयोग कंपनी की सेना करती थी और सिख सेनाओं का द्वितीय श्रेणी का व्यवहार किया जाता था। ये एक सामने आया था। और राजनीतिक स्वतंत्रता जो थी, पहले ही बिंदु में बता दिया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। अब कानून और व्यवस्था बनाने का जो दायित्व था वो भी अंग्रेजों के पास हो गया था। भले ही आदेश रानी जिंदन के, दिलीप सिंह के निकल रहे हो, लेकिन अंग्रेज जिस तरीके से जिसको चाहे, जिस भी कानून पे चाहे या जो भी उनकी मनोइच्छा है उसका, उस धाराओं का उपयोग कर उनको ये कर सकते थे। और पंजाब और उनको वहाँ पर कानून व्यवस्था लागू कर सकते थे और जनता को या प्रजा को या किसी भी अधिकारी को दंडित कर सकते थे। तो भेरुवाल की जो संधि हुई दिसंबर 1886 में, जो लाहौर की संधि, उसके बाद में जो भेरुवाल की संधि हुई, पंजाब का सैनिक और असैनिक शासन कंपनी के हाथ में चला गया। और यदि कंपनी चाहती तो संपूर्ण पंजाब को ले सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। देखिए, फिर राजनीतिक दूरदर्शिता हो रही है। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के विरुद्ध थे। जो हॉर्डिंग थे
तत्कालीन गवर्नर जनरल वो ये नहीं चाहते थे कि वह पूरे के पूरा मिलाए, बिना कारण के मिलाए। वे पंजाब को धीरे धीरे अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे और कुछ समय बाद पंजाब का शासन स्थानीय सरदारों और ब्रिटिश रेजिमेंट के माध्यम से चलाने के पक्ष में थे। लेकिन यहाँ पर अब इसी बात में परिवर्तन होता है। जनवरी 1848 में तक ये चलता रहा और जनवरी 1848 के बाद में लॉर्ड हार्डिंग यहाँ से चले जाते हैं और लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल कहलाते हैं। और डलहौजी का हमने देखा है कि हर आदमी जो इतिहास की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि डलहौजी बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, राजनीतिक प्रायोगिक आदमी थे। प्रायोगिक हार्डिंग भी थे, लेकिन वो सहनशीलता के रूप में प्रायोगिक थे। लेकिन हार्डिंग जो थे, डलहौजी थे, वो साम्राज्यवादी थे। इसलिए जिस तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए याद किया जाता है, लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को पहले गवर्नर जनरल के रूप में याद किया जाता है, लॉर्ड कर्जन को दमनकारी गवर्नर जनरल के रूप में याद किया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त के रूप में याद किया जाता है, लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के जबरन स्थापित करने के उसमें याद किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से 1848 में आए हुए इस गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में रखे जाते हैं और हम उसका कालांतर में, मैंने पिछले अध्यायों में पहले अपने पढ़ाया भी था कि आगे चलकर उनको 1857 की क्रांति जो है भारत को करनी पड़ी, भारत के जमींदारों को करनी पड़ी साम्राज्य नीति के कारण। और द्वितीय सिख युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी आने के बाद में, और उसकी घटनाएं और उसके परिणाम को हम आगे पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी उसमें या द्वितीय सिख युद्ध में। लेकिन मैं बता देता हूं आपको यहाँ पूर्ण में कि जो लाहौर की संधि थी, जो लाहौर की संधि के जो मुख्य बिंदु थे जिस पर पंजाब को घुटने टेकने पड़े, वो ही द्वितीय सिख युद्ध के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। धन्यवाद।